यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12 की सभी छात्र और छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बाल मंदिर स्कूल के श्रीमान अध्यक्ष महोदय श्रीमान धनराज जी जोशी सर, बाल मंदिर स्कूल के व्यवस्थापक महेश जी दुलानी सर और बाल मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य नरपत सिंह जी सोलंकी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। कक्षा 10th के सभी छात्रों के सभी विषय बायो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, बीओ सबकी क्लासें ऑनलाइन चलेगी। टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर चलेगी। तो प्रत्येक वीडियो को बच्चा ध्यान से नोट करे और प्रत्येक नोट को अपने कॉपी पे अच्छी तरह से लिखे, ताकि नोट भी समझ में आ जाए और वीडियो भी समझ में आए। वीडियो को समझते हुए नोट्स पढ़ाएं, ताकि आपको कोई भी टॉपिक रह ना जाए। कोरोना काल है, स्कूल कब खुलेगी कब न खुलेगी कोई फिक्स समय नहीं है, इसलिए आप ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की गई है। तो ध्यान से मन लगाकर वीडियो को अच्छी तरह से समझे और उसको पढ़ने की कोशिश करें। समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले अपन कक्षा 10th के विषय गणित का सिलेबस लेते हैं और सिलेबस के बाद अपन टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 12th का विषय गणित, विषय गणित और कक्षा 12th कक्षा के गणित का सिलेबस सर्वप्रथम अपन देखते हैं। तो पिछले सत्र आरबीसी में कक्षा गणित में 16 प्रश्नावली थी और यह है प्रश्नावलियां 13। तो किसी भी प्रश्नावली को कट नहीं किया गया है। प्रश्नावली जरूर 3 कम की गई है, लेकिन जो 16 प्रश्नावली थी अपने 12वीं आरबीसी कोर्स में वो 16 का 16 प्रश्नावली का सार इन 13 प्रश्नावलियों में। तो 3 प्रश्नावली को कम करके किसी प्रश्नावली को एडिशनल कर दिया है, ताकि प्रश्नावली को बोझ आपको 16 न लगे 13 लगे। बाकी 16 का 16 प्रश्नावली का समावेश है इन 13 प्रश्नावलियों के अंदर। और आरबीसी और एनसीईआरटी कोर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आरबीसी कोर्स अच्छा है, एनसीईआरटी भी अच्छा कोर्स है, तो फर्क नहीं है। बच्चों को ज्यादा बोझ नहीं लगे, इसलिए एनसीईआरटी कोर्स की व्यवस्था है। और एनसीईआरटी कोर्स में क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में सेम टॉपिक सेम सवाल मिल जाते हैं बच्चों को, इसलिए आरबीसी स्टेट के जो सिलेबस होते हैं उससे एनसीईआरटी सिलेबस की ज्यादा वैल्यूएशन होती है। तो सर्वप्रथम अपन एनसीईआरटी सिलेबस जो चेंज हुआ है कक्षा 12th का मैथमेटिक्स का कोर्स, तो उसमें 13 चैप्टर है, यानी 13 प्रश्नावली है। तो सबसे पहली प्रश्नावली है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो कक्षा 11 में अपन संबंध और फलन पढ़ चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। दूसरी प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति अपन 9वीं 10वीं और 11वीं में पढ़ते हैं। केवल प्रतिलोम है, यानी उसका व्युत्क्रम है, तो ये एक नया चैप्टर है। बाकी है त्रिकोणमिति, साइन 6 फलन होते हैं, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो फलन है। प्रतिलोम 6 फलन हो जाएंगे। अवयु ये आपके लिए कक्षा 12th के लिए नई प्रश्नावली है। सारणिक ये आपके नई प्रश्नावली है। तो पहले 3, 4, 5 प्रश्नावली होती थी 12वीं आरबीसी में, तो उसकी जगह 3 और 4 मिलाकर एक प्रश्नावली कट करके इन दोनों में यूज करके डाल दिए। घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी और चौथी प्रश्नावली पहले यहाँ 3, 4, 5 प्रश्न होती थी, अवयु और सारणी। अवयु को अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं, सारणी को डिटरमिनेशन। और प्रश्नावली 5 सातत्य तथा अवकलनीयता। तो पहले 12th में सातत्य एक अलग प्रश्नावली थी, अवकलनीयता एक अलग प्रश्नावली थी। तो दोनों सातत्य अवकलन मिलाकर
एक पर्सनल कर दी, पहले 6 और 7 को मिलाकर सीधी पर्सनल 5 कर दी, तो 2 पर्सनल का समावेश है ये। और सतत आप 11वीं पढ़ चुके हो, इसलिए कोई सतत है, दशम और बाईसम अवकलन आपको आता है। यहाँ थोड़ा डिटेल में अवकलन है। और पर्सनल 6 अवकलन के अनुप्रयोग, यानी आपको अवकलन आता है उसके अनुप्रयोग, यानी परिवर्तनीय दर है, सन्निकटन है, वर्तमान मान फलन है, अवकलन से निकालेंगे अपन, उच्चतम उचिष्ट और निम्निष्ट फलन निकालेंगे अवकलन। ये आपके पास अवकलन के अनुप्रयोग है। फिर आपके प्रश्नावली है 7वीं, नई नहीं है, ये भी आप 11th में फिजिक्स में समाकलन पढ़ चुके हो। और समाकलन यानी इंटीग्रेशन, अवकलन का व्युत्क्रम होता है समाकलन, जिसको अवकलन आता है तो समाकलन पे आ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। प्रश्नावली 8, समाकलन के अनुप्रयोग, जैसे अवकलन के अनुप्रयोग है उसी प्रकार समाकलन के अनुप्रयोग है। तो ये भी 2 प्रश्नावलियों का समावेश है, 2 इस प्रश्नावली का समावेश है, और ये 2 प्रश्नावली इसमें, एक प्रश्नावली, यानी 3 प्रश्नावली का समावेश ये है। तो 2 प्रश्नावली गैप यहाँ आ गया। और समाकलन का अनुप्रयोग, यहाँ भी 2 प्रश्नावली का समावेश है। समाकलन का अनुप्रयोग यानी समाकलन लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा, और समाकलन के अनुप्रयोग से क्षेत्रफल निकालेंगे अपन फलनों का, और 2 फलनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, या 2 आपको फलन दिए हैं तो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो इस समाकलन के अनुप्रयोग में समाकलन की सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, लिमिट का यूज करेंगे, समाकलन की कंडीशन पढ़ेंगे अपन, और समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर अपन 2 फलनों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो ये भी 2 प्रश्नों का समावेश है। प्रश्न 9, अवकलन समीकरण, यानी अवकलन समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें अवकलन का रूप हो। जैसा समीकरण पढ़ते हैं द्विघात, त्रिघात, तो अवकलन समीकरण यानी जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें अवकलन रूप हो। प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण होगा, लेकिन अपने यूज में प्रथम कोटि का अवकलन समीकरण ही है। सदिश आप फिजिक्स में कक्षा 11th में पढ़ चुके हो, तो अपन यहाँ सदिश पढ़ेंगे, सदिश राशियां के बारे में जानकारी लेंगे, सदिश गुणा और सदिश गुणा के बारे में जानकारी लेंगे, और 2 सदिश होगा, सदिश गुणा, 2 सदिश होगा, सदिश गुणा, और 3 सदिश का गुणा के बारे में जानकारी लेंगे प्रश्नावली 10 में। प्रश्नावली 11वीं है त्रिविमीय ज्यामिति। 10वीं में अपना पढ़ा 2D, 9 पे पढ़ा द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी अपने, 11th में पढ़ी अपने 3D। तो ये त्रिविमीय ज्यामितियां विस्तार रूप में 3D, x, y, z एक्स। प्रश्नावली 12वीं है रेखीय प्रोग्राम, जो 2 चरों की राशियां है उसको उभयनिष्ठ क्षेत्रफल निकालना, आपको कोई नहीं है, खाली क्षेत्रफल निकालना लगेगा। ये भी आपको पढ़ चुके हो 11th में, लेकिन कोर्स हट गया था। प्रायिकता, ये आप 9th, 10th, 8th से पढ़ते हो। 11th में पढ़ा प्रायिकता पढ़ी, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो यहाँ अपन पढ़ेंगे 12th में प्रायिकता का डिटेल रूप गहराई से। यहाँ अपन प्रमेय भी साथ में पढ़ेंगे, प्रतिबंध, सप्रतिबंध प्रायिकता, बेंच प्रमेय से प्रायिकता, बर्नौली प्रायिकता, बर्नौली नियम से भी हम प्रायिकता पढ़ेंगे, और ये आपके प्रायिकता के बारे में। ये जो कोर्स है आपके 13 प्रश्नों का, जो पहले आरबीसी में 16 प्रश्नों का समावेश था, तो आप घबराने की जरूरत नहीं, कोई प्रश्नावली कटी नहीं है। जितनी 16 प्रश्नों आरबीसी पिछली बुक में थी वो की वो है, कोई सवाल भी चेंज नहीं हुए। सवाल इसमें वो के वो सवाल है, सेम टू सेम पर्सन है, सेम टू सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ एनसीईआरटी का नाम है। 16 प्रश्नावली की जगह 13 प्रश्नावली का समावेश है। एक प्रश्नावली यहाँ से, यहाँ 3 प्रश्नावली थी, 3, 4, 5, तो इसकी जगह 3 और 4 कर दिया। एक प्रश्नावली का समावेश 2 प्रश्नावली डाल दिया। प्रश्नावली 5 सातत्य अलग थी, अवकलन अलग थी, तो एक प्रश्नावली सातत्य और अवकलन मिलाकर एक प्रश्नावली कर दी थी। एक प्रश्नावली यहाँ आ गया 2। समाकलन के अनुप्रयोग, इसमें 2 प्रश्नावली का समावेश है। एक निम्न सीमा उच्च सीमा वाला समाकलन, और समाकलन के कुछ नियम, और 2 लिमिट उच्च सीमा निम्न सीमा समाकलन की इकाई, और एक समाकलन के अनुप्रयोग में क्षेत्रफल है। जो 2 प्रश्नावली का समावेश है, तो एक ही प्रश्नावली 8 के अंदर समाकलन अनुप्रयोग के अंदर डाल दिया। तो तीनों प्रश्नावली का गैप आप यहाँ से कर दिया।
अवकल समीकरण अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। सदिश राशि के 11 पढ़ चुके हो आप फिजिक्स में, त्रिभुज ज्यामिति 11वीं में पढ़ चुके हो आप गणित में, रैखिक प्रोग्राम 11वीं में था, परीक्षा आपकी 11वीं, तो इसमें कोई नई प्रश्न नहीं है। नहीं आपके लिए प्रतिलोम फलन है, अवयव और सारणिक है, और अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज पढ़ चुके अनुप्रयोग है एक नया, और समाकलन के अनुप्रयोग, ये आपके लिए नहीं प्रश्न। इसलिए किसी भी बच्चे को या किसी भी बच्ची को विषय गणित के अंदर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई सिलेबस चेंज नहीं है, खाली पैटर्न चेंज हुआ है। सवाल वो के वो है, एग्जाम वो के वो आएंगे सवाल, एग्जाम्पल वो के वो, इकाई चेंज जरूर है। इकाई चेंज होने से सवाल चेंज नहीं होते। गणित में चाहे मेथड चेंज हो सकते हैं, लेकिन पर्सन वो के वो है, अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो एनसीईआरटी और आरबीसी सवाल वही तरीके, वही पैटर्न, उसी विधि से होंगे, खाली सिलेबस चेंज किया है। आरबीसी की जगह एनसीईआरटी 16% की जगह 13% का समावेश किया है। तो किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं। अपन पहले वो प्रश्न लेंगे जो आपको जल्दी समझ में आए और तरीके से लगातार किसी न किसी प्रश्नावली का टच है, उस हिसाब से अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे, ताकि उस प्रश्नावली का दूसरी प्रश्नावली से टच हो और आपको समझ में आए। तो सर्वप्रथम इस कोरोना काल को देखते हुए उस प्रश्नावली को लेते हैं, ताकि प्रश्नावली परीक्षा में अगर बाय द सिलेबस कट भी जाता है तो प्रश्नावली नहीं हटे। तो अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन लेते हैं। ये इस प्रतिलोम फलन का यूज अवकलनीयता में, ठीक है ना, समाकलन में, तो इसमें इसका यूज है, और अवकल समीकरण में भी इसका यूज होगा कहीं कहीं। तो इसका मतलब ये प्रश्नावली नहीं घटेगी। तो सबसे पहले अपन वो प्रश्न लेते हैं जो सिलेबस में रहेगी और हटेगी नहीं। तो अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन लेंगे, दूसरी प्रश्नावली से शुरू करेंगे, आपको समझ में भी आएगी। तो इसका यूज है आगे इन प्रश्नावली में। तो ये लेते हैं, तो आपको अवकलन और अवकल समाकलन में यूज होगा, तो ये प्रश्नावली नहीं हटेगी। अपन ये ले लेते हैं जो सिलेबस तो हटना भी था, या कोरोना काल में जब स्कूल भी कम समय में लगेगी या कब खुलेगी इसका फिक्स नहीं है, तो अपन उस प्रश्नावली को लेते हैं जो कटेगी नहीं। तो प्रश्नावली दूसरी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अपन लेते हैं। प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2 प्रतिलोम वर्तीय प्रश्नावली 2 प्रतिलोम वर्तीय फलन। तो त्रिकोणमिति में प्रतिलोम वर्तीय फलन लेना अपने त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? 6। त्रिकोण मिति में 6 वर्तीय फलन साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। त्रिकोणमिति के 6 वर्तीय फलन है ये। और अपने को पढ़ना है प्रतिलोम वर्तीय फलन। प्रतिलोम वर्तीय फलन, यदि साइन थीटा बराबर एक्स, यदि साइन थीटा बराबर एक्स, तो एक्स को थीटा साइन का ज्या साइन कहते हैं। देखो एक्स को थीटा का ज्या साइन कहते हैं, और संख्या थीटा को एक्स के रूप में, थीटा एक्स को संख्या थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने
को प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो आप देखो साइन थीटा बराबर एक्स, तो एक्स को थीटा का ज्या साइन कहते हैं और संख्या थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने को प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो प्रतिलोम फलन को आप चाहो तो इनवर्स फंक्शन भी कह सकते हो, ये इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन को इनवर्स फंक्शन भी अपन कह सकते हैं। कैसे? तो इधर देखो साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसको प्रतिलोम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम फलन। कौन थीटा को साइन इनवर्स के रूप में व्यक्त करने वाले व्यंजक को प्रतिलोम फलन कोण थीटा को साइन इनवर्स के रूप में व्यक्त करने वाले व्यंजक को प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स को प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। तो ये साइन थीटा है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिलोम फलन कोस थीटा में प्रतिलोम फलन आपके ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस का प्रतिलोम फलन, tan इनवर्स एक्स, ये tan का प्रतिलोम फलन, cot इनवर्स एक्स, ये cot का प्रतिलोम फलन, और sec इनवर्स एक्स, ये प्रतिलोम फलन, और cosec इनवर्स एक्स, ये आपके प्रतिलोम फलन। तो त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। इनके 6 फलनों के प्रतिलोम फलन ये पड़े अपने पास, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स। अब मेन भूमिका आपको इनवर्स फलन और त्रिकोणमिति फलन में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग इधर नोट। त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम फलन में अंतर क्या है, तो आप देखो साइन इनवर्स एक्स, इसको प्रतिलोम फलन भी कह सकते हो, इनवर्स फंक्शन भी कह सकते हो। तो ये और ये साइन एक्स की पावर -1, ये और ये कभी बराबर नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम फलन है, एक प्रतिलोम फलन, साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम फलन है, और साइन एक्स की पावर -1 बराबर होता है ये 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की पावर -1 बराबर होता है 1 अपॉन साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स बराबर अपन ये भी ले सकते हैं कोसेक 1 अपॉन साइन एक्स बराबर कोसेक, अपन ये ले सकते हैं। इसलिए साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स पावर -1, ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि प्रतिलोम फलन और त्रिकोणमिति फलन भी बराबर नहीं होते। इसी प्रकार cos इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू cos एक्स की पावर -1, ये भी बराबर नहीं होंगे। tan इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू tan एक्स की पावर -1, ये तीनों फलन भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स पर माइनस बराबर नहीं होंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम फलन है और ये एक
वर्तीय फलन है, यानी कि 1/sin x कोसेक का रूप है, cos इनवर्स x बराबर नॉट इज इक्वल टू cos x पर माइनस 1, tan इनवर्स x बराबर नॉट इज इक्वल टू tan x पर माइनस 1 बराबर नहीं। तो प्रतिलोम वर्तीय फलन त्रिकोणमिति में 6 वर्तीय फलन होते हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec cosec ये होते हैं। यदि sin थीटा बराबर x तो s को थीटा का जैसाइन कहते हैं, यानी sin थीटा बराबर x यानी x को थीटा का जैसाइन कहते हैं। संख्या थीटा को x के रूप में व्यक्त करने को प्रतिलोम फलन कहते हैं। थीटा बराबर sin इनवर्स x, कोण थीटा को sin इनवर्स के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक को प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम फलन को इनवर्स फलन भी कह सकते हैं। और त्रिकोणमिति में 6 फलन, तो 6 इनवर्स फलन होंगे, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स। त्रिकोणमिति में 6 फलन है तो इनवर्स के भी 6 फलन होंगे, sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स x। तो 6 फलन ये होंगे। sin इनवर्स x नॉट इज इक्वल टू sin x की पावर माइनस, और ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि sin इनवर्स एक प्रतिलोम फलन है। sin x की पावर माइनस 1 बराबर होता है 1/sin x, 1/sin x होता है cosec x के बराबर, इसलिए ये मान और ये मान बराबर नहीं होंगे। cos इनवर्स x बराबर नॉट इज इक्वल टू cos x की पावर माइनस 1 ये भी बराबर नहीं होंगे। tan इनवर्स x नॉट इज इक्वल टू tan x की पावर माइनस 1 बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये है प्रतिलोम फलन और ये है त्रिकोणमिति फलन, इसलिए इसमें डिफरेंस है। अब अपन पढ़ेंगे इनके मुख्य मान और व्यापक मान। प्रतिलोम वर्तीय फलन में व्यापक मान, व्यापक मान जैसे sin x बराबर sin, तो इसका व्यापक मान अगर अपन निकालेंगे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं, यानी हम जानते हैं तो आप देखो इधर इसको लिख सकते हो, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और ये थीटा, ये लिख सकते हो आप। तो ये अपने 11वीं में पढ़ चुके हैं, सिलेबस हट गया था। अब साइन जो अपन पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये अपन पढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स x तो अपन थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो यहाँ लिख दो कैपिटल साइन इनवर्स x n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, थीटा की जगह लेते हैं साइन इनवर्स x। ये आया अपने पास साइन थीटा का व्यापक मान। तो देखो cos x बराबर cos थीटा, तो cos थीटा है अपने पास, तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो cos इनवर्स x बराबर अपन क्या लिखते हैं, थीटा, तो थीटा एक जगह पर cos इनवर्स x लिखते हैं, यहाँ आ जाए कैपिटल cos इनवर्स x बराबर 2n पाई प्लस माइनस स्मॉल cos इनवर्स x। फिर अपने पास है tan x बराबर tan थीटा। तो व्यापक मान अपन जानते हैं, तो आप देखो ये थीटा बराबर आ जाएगा n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा, tan इनवर्स x बराबर है थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा कैपिटल tan इनवर्स x, और ये आ जाएगा n पाई प्लस थीटा की जगह लिख दिया अपन tan इनवर्स x। तो ये आते हैं व्यापक मान।
जो अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं। साइन एक्स बराबर साइन थीटा हम जानते हैं कि थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन। साइन इनवर्स बराबर थीटा, तो थीटा की जगह पर देंगे साइन इनवर्स, यहाँ कैपिटल साइन इनवर्स एन पाई, और यहाँ थीटा की जगह स्मॉल। कोस एक्स बराबर कोस थीटा, तो कोस थीटा का बराबर मान होता है 2 एन पाई प्लस माइनस थीटा। कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हम जानते हैं, थीटा की कोस कैपिटल कोस इनवर्स एक्स लिख दिया अपन ने, 2 एन पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स। tan एक्स बराबर tan थीटा, तो tan एक्स बराबर tan थीटा, तो इसका tan थीटा का बराबर होता है n पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल tan इनवर्स एक्स, n पाई की जगह n पाई थीटा की जगह tan इनवर्स। ये आपके हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब अपने पास है मुख्य मान, मुख्य मान प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है उसे मुख्य मान प्रतिलोम त्रिकोणमिति का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है उसे मुख्य मान कहते हैं। साइन एक्स का प्रांत, साइन एक्स का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसका परिसर, साइन एक्स का प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है और इसका परिसर -1 और +1 के मध्य। साइन एक्स का प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, इसका परिसर होता है स्वतंत्राल -1 और +1, यानी ये आपको इसका परिसर आप लिख सकते हो -1 और +1, यानी ये स्वतंत्राल है। तो अपन जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो अपन इसका मान -1 और +1 स्वतंत्र रखेंगे, तो अपने पास इसका मुख्य मान आएगा -π/2 और π/2 के मध्य। तो मुख्य मान प्रतिलोम त्रिकोणमिति का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है उसे मुख्य मान कहते हैं। साइन एक्स का प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, इसका परिसर -1 और +1 स्वतंत्राल होता है। उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑब्लिक लिख सकते हैं अपन -1 और +1, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 और +π/2, यानी साइन इनवर्स एक्स का मान, यानी साइन इनवर्स का जो अपन कहते हैं प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है और इसका परिसर -1 और ये होता है। तो स्वतंत्राल साइन इनवर्स एक्स -1 और 1, तो इसका परिसर -1 और इसके मध्य आएगा मान, तो ये आप इस प्रकार ले सकते हैं। तो साइन एक्स का मान -1 और +1 स्वतंत्राल में रखेंगे, तो ये मुख्य मान है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है वह मुख्य मान कहलाता है। साइन एक्स का प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है और इसका परिसर स्वतंत्राल -1 और +1 होता है।